यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में तो लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना है कि जो भाजपा जीत रही है वो सिर्फ ईवीएम मशीन को हैक करके ही जीत रही है। 50,000 वोट डलने के बाद जो भी वोट जाएगा वो रूलिंग पार्टी को जा रहा है। कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल ऑफिसर के पास रहता है, वो जब वहां से उस मशीन को एक्टिवेट करता है तभी आप वोट डालते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली 5 स्टेट्स में इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है, यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में तो लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन सब चुनावों में जो वोटिंग होगी वो ईवीएम मशीन के द्वारा होगी। लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना है कि जो भाजपा जीत रही है वो सिर्फ ईवीएम मशीन को हैक करके ही जीत रही है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि ईवीएम होता क्या है। देखिए, ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले की जैसे हम सबको पता है कि बैलेट पेपर से वोटिंग की जाती थी, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च होता था, क्योंकि इस पे हमको बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते थे उस कागज को बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, हमने ईवीएम मशीन का यूज करना शुरू किया। सबसे पहली बार 1982 में केरला में ईवीएम मशीन को यूज किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में 1999 में सबसे पहले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। अब जब से ईवीएम मशीन मार्केट में आ गई है, तो जो भी कैंडिडेट हार जाता है या जो भी पार्टी हार जाती है, वो तरह तरह के इल्जाम रूलिंग पार्टी पे लगाने लगती है। जैसे कि आपने ईवीएम मशीन को हैक कर लिया है, 50,000 वोट डलने के बाद जो भी वोट जाएगा वो रूलिंग पार्टी को जा रहा है। अब अगर आप एक बार वोट रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को डालोगे तो वो वोट 2 बार में काउंट हो किया जाएगा। इस तरह तरह के सवाल लोगों के मन में भी रहते हैं, और चूंकि जो नेता हार जाते हैं वो इन सब चीजों की बयानबाजी करने लगते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे तो हराया है सिर्फ ईवीएम ने। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ईवीएम मशीन वर्क कैसे करती है। देखिए, 2014 के पहले क्या होता था कि जब भी आप वोट डालने जाते थे तो मशीन में एक बीप की आवाज होती थी, और बीप की आवाज के बाद आपको वोट डालने के लिए बोला जाता था। अब आपको जो भी आपका फेवरेट कैंडिडेट है उसके बटन पे आप क्लिक करते थे, और वो बटन दबाते ही फिर से एक बीप की आवाज आती थी, और ये होता था कि वोट आपका पड़ गया है। लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल उठने लगे और लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि मैंने जिस कैंडिडेट के ऊपर बटन दबाया है मेरा वोट उसको ही गया है कि नहीं गया है। इसीलिए 2014 में वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब समझते हैं कि वीवीपैट होता क्या है। वीवीपैट एक ईवीएम के साथ बगल में लगी हुई एक मशीन होती है, जिसमें जब भी आप वोट दबाते हैं, बटन दबाते हैं, सपोज करिए आपने बीजेपी की किसी कैंडिडेट को वोट डाला है, तो वीवीपैट में एक छोटी सी स्लिप निकल के आएगी। उस स्लिप में उस कैंडिडेट का नाम और आपने किस पार्टी सिंबल को वोट किया है वो सिंबल बना रहता है। उसको आप लेके घर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फॉर ए श्योरिटी कि अगर आपने बीजेपी के लिए बटन दबाया है या फिर आपने कांग्रेस के लिए बटन दबाया है, तो वीवीपैट पे वो स्लिप निकलेगी, उसमें उस कैंडिडेट का नाम और पार्टी का सिंबल होगा, जिससे आपको डबल कंफर्मेशन होगा कि मेरा वोट मैंने जिस पार्टी को डाला है उसी को ही गया है। वीवीपैट के लगने से इस पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ गई है, और ये डबल वेरिफिकेशन हो गया है कि बाई चांस अगर बटन में इधर उधर हुआ कि बटन से कुछ खराबी आई या टेक्निकल कोई दिक्कत आती है, तो वीवीपैट पे आपको वो क्लियर हो जाता है कि नहीं, मुझे जिसको वोट डालना था मैंने उसको ही वोट डाला है। इन दोनों मशीन के साथ साथ एक तीसरी मशीन भी एड ऑन होती है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल ऑफिसर के पास रहता है, वो जब वहां से उस मशीन को एक्टिवेट करता है तभी आप वोट डालते हैं। जब भी आप वोट डालने गए होंगे, आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि कंट्रोलर बैठा रहता है, वो आपसे बोलता है जब मैं बोलूं या जब बीप की आवाज आपको आ जाए तभी आप वोट डालना। तो वो वहां से मशीन को एक्टिवेट करता है, फिर आप ईवीएम मशीन में वोट डालते हो, और उसके बाद वीवीपैट पे आप ये देखते हो कि मैंने किसको वोट डाला। इस तरीके से ये तीनों मशीन्स ऑटो कनेक्टेड रहती हैं। इन मशीन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन मशीन्स में ना तो ब्लूटूथ होता है ना वाईफाई होता है, जिससे कि इसको अदर पार्टीज यानी कि बाहर से इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है। ईवीएम मशीन को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर बनाते हैं, यानी कि इसकी पूरी कंट्रोलिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रहती है। इसका प्रोसेस समझते हैं कि जब भी इंडिया में कोई भी इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर दिया जाता है कि हमको इस राज्य में या फिर पूरे देश में इलेक्शन कराने हैं। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उतनी मशीन्स को रेडी करके, टेस्ट करके, जहां पर भी इलेक्शन है उस जिले के हेडक्वार्टर में सारी मशीन्स को पहुंचा देता है। और जब भी वो मशीन्स हेडक्वार्टर पहुंचती हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पार्टी से कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं उन सब के प्रतिनिधियों को वहां पे बुलाया जाता है। सारे ऑफिसर, इवन कलेक्टर से लेके कमिश्नर तक, सारे ऑफिसर वहां पे इकट्ठे होते हैं, और उसी समय एक स्ट्रांग रूम पे मशीन को दिया जाता है। जिस समय स्ट्रांग रूम पे मशीन को रखा जाता है उस समय ये कंपलसरी है कि सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होने चाहिए, जिनकी मौजूदगी में ही स्ट्रांग रूम पे सारी मशीन को रखा जाता है।
और स्ट्रांग रूम में परमानेंट लाइव कैमरा चलता रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। और अगर कभी भी किसी को भी शक है तो वो उस लाइव रिकॉर्डिंग को खोल के कोई भी पार्टी चेक कर सकती है। इसके साथ ही साथ स्ट्रांग रूम पे स्पेशल फोर्सेस को भी रखा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है और किसी का भी आना जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। और स्ट्रांग रूम को ताला लगा के और सरकारी सील का ठप्पा लगा के पैक कर दिया जाता है और उसको उसी दिन खोला जाता है जिस दिन इलेक्शन होना होता है। अब आता है इलेक्शन का दिन। अब आपको पता है इलेक्शन के दिन क्या होता है, क्योंकि हर मशीन पे एक यूनिक सीरियल नंबर होता है और कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के थ्रू ये डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी। यानी कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि किस मशीन को किस बूथ में भेजना है और कौन सी मशीन कहीं और जाने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेफ है। तो रैंडमाइजेशन के थ्रू जब सारी मशीन्स का ये डिसीजन हो जाता है कि कौन सी मशीन किस बूथ में जाने वाली है, तो जब मशीन बूथ में पहुंच जाती है तो मशीन पहुंचने के बाद फिर से सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे बुलाया जाता है और एक एक करके सब अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालते हैं और 1000-2000 वोट डाल के ये चेक किया जाता है कि कहीं मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, सारी मशीन सही चल रही हैं, वो जिस पार्टी को वोट देना चाह रहा है कैंडिडेट उसी को ही वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सब चीजों का वेरिफिकेशन होने के बाद सीरियल नंबर नोट कर लिया जाता है और उस पर्ची पे सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साइन करा लिए जाते हैं। अब भाई हमने मशीन चेक कर ली है और हमको पता है कि हमारे बूथ में किस सीरियल नंबर की मशीन को रखा गया था और उस मशीन पे सारे वोट सही पड़ रहे हैं। अब मशीन तो बूथ पे पहुंच गई है, अब स्टार्ट होती है वोटिंग। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई वोटिंग होती है तो उस वोटिंग बूथ के आसपास आप देखो कि हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं और वो एक बड़ी सी लिस्ट लिए रहते हैं, जिस लिस्ट में उनकी वोटर की लिस्ट होती है उस पे वो एक एक लोग को बुला के वोट डलवाते हैं। और उनका बहुत अहम रोल होता है क्योंकि वो ये श्योर करते हैं कि कितने वोट मेरे बूथ पे पड़ रहे हैं और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट डलवाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश का भी भला होता है। क्योंकि जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा उतना ही इजी होगा सरकार को चुनना, यानी कि वैसे लोग ज्यादा आ पाएंगे जिनको मैक्सिमम लोग चाहते हैं और उन्हीं को वोट करते हैं। अब जो उस बूथ का ऑफिसर होता है वो स्टार्टिंग टाइम नोट करता है कि कितने टाइम पे वोटिंग स्टार्ट हुई है और जब पूरी वोटिंग खत्म हो जाती है तो उसका एंड टाइम भी नोट किया जाता है। इसके बाद एक पर्ची बनाई जाती है जिसपे उसका सीरियल नंबर, मशीन का, किस टाइम पे वोटिंग स्टार्ट हुई थी, किस टाइम पे वोटिंग बंद हुई है और उस पर्टिकुलर बूथ पे कितने वोट पड़े हैं। यानी कि टोटल जितनी भी पार्टीज, मान लीजिए 5 पार्टीज या 6 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था तो टोटल कितने वोट पड़े हैं, इसकी काउंटिंग मशीन पे आ जाती है और इसको एक पर्ची में नोट करके सारे रिप्रेजेंटेटिव के साइन करा के और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक एक कॉपी इसकी भेज दी जाती है कि इस बूथ से आपको टोटल इतने वोट पड़े हैं। अब इसकी काउंटिंग तो काउंटिंग वाले डे में ही होगी कि किसको कितने वोट मिले हैं, लेकिन यहाँ तक एक प्रोसेस बिल्कुल फिक्स रहता है कि अब इसके बाद कोई भी वोट नहीं गिना जाएगा, ना कोई भी वोट डाला जाएगा। तो हमारे पास एक काउंटिंग आ जाती है और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि इतने % वोट पड़ा या इतने % वोट पड़ा। इसकी काउंटिंग हमें मशीन से ही मिलती है कि टोटल मान लीजिए उस बूथ पे 1000 लोग थे जिनको वोट डालने आना था, लेकिन लास्ट में जब हमने देखा तो 620 लोगों ने वोट डाला, यानी 62% लोगों ने वोट डाला। तो यहाँ से हमको वोटिंग का परसेंटेज मिलता है और हर मशीन के सीरियल नंबर के साथ इस परसेंटेज को लॉक कर दिया जाता है कि अब इसके वोट को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। और इस जानकारी को हर पार्टी के साथ शेयर भी किया जाता है कि हर बूथ पे कितना कितना वोट पड़ा। अब जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जैसे मशीन्स पहले स्ट्रांग रूम में आई थी वैसे ही दोबारा भी स्ट्रांग रूम पे जाती हैं, जहाँ पे सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे ऑफिसर्स होते हैं और उनके सामने ही स्ट्रांग रूम में फिर से मशीनों को रखा जाता है एज इट इज सीरियल नंबर के साथ। और वहाँ पे लाइव कैमरा भी होता है, स्पेशल फोर्सेस भी होते हैं और फिर से उस रूम को लॉक कर दिया जाता है और सरकारी सील मार दी जाती है। अब उस रूम को उस दिन खोला जाएगा जिस दिन काउंटिंग होनी होगी। अब काउंटिंग वाले दिन भी फिर से इस चीज को मिलाया जाएगा कि इस सीरियल नंबर की मशीन में अगर इतने वोट पड़े थे तो इसमें इतने ही वोट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी 1% की मिस्टेक मिलती है कि अगर किसी सीरियल नंबर की मशीन पे 623 वोट डाले गए थे तो 624 से 622 पाए जाने पर वो पूरा प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाएगा और उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रावधान है। अब जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो काउंटिंग में मशीन तो अपने वोट काउंट करे ही करेगी, इसके साथ ही साथ जो वीवीपैट में पर्चियां इकट्ठी हुई थी उससे भी उस काउंटिंग को वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद ही रिजल्ट दिया जाएगा और एक एक चरण के रिजल्ट को धीरे धीरे अनाउंस करते दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि सारी मशीन्स को एक साथ काउंट नहीं किया जा सकता है,
तो जैसे जैसे मशीन्स के रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे न्यूज रिपोर्टर्स को जानकारी दे दी जाती है। और आप ये टीवी चैनल्स पे भी देख सकते हो कि फला व्यक्ति फलानी जगह से आगे चल रहा है या फला व्यक्ति ढिमाकी जगह से नीचे चल रहा है। तो इन सब प्रोसेस को सबके सामने किया जाता है और ऐसा भी कोई प्रोसेस नहीं है जिसको छुपा के किया जा रहा हो, जिसपे कोई पार्टी इल्जाम लगा सके नहीं भाई ये तो हमको बताया ही नहीं गया है। हर जगह पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं और उनके सामने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अब जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो गाइज आपको तो पता ही है, जो जीता वो सिकंदर, यानी कि जो जीत गया है। आपने कभी देखा उसने हल्ला मचाया हो कि भाई ईवीएम ने हैक कर लिया, ईवीएम हैक कर के मैं जीता हूं, मुझे नहीं जीतना चाहिए था, जनता मुझसे परेशान है, मुझे प्यार नहीं करती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हल्ला वही मचाता है जो हार जाता है, क्योंकि हारने वाला कभी अपनी हार स्वीकार करता ही नहीं है। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को लगता है कि जनता सिर्फ मुझे प्यार करती है। जनता आपको प्यार करती है लेकिन सिर्फ आपको करती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके बाद भी 3 जून 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपन चैलेंज किया था कि जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है या हमारी पार्टी को जबरदस्ती हराने के लिए ये साजिश रची गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपन चैलेंज किया कि आप पूरी दुनिया से बड़े टेक्नीशियन को लेके आओ, बड़े से बड़े इंजीनियर को लेके आओ और ईवीएम को हैक करो और साबित कर दो कि ईवीएम हैक हो सकती है और बन जाओ पूरे देश के हीरो। लेकिन कोई भी पार्टी नहीं आई, क्योंकि सबको ये पता था कि ईवीएम बिल्कुल प्योर है और ईवीएम में को हैक नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी ग्लिच नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप न्यूज पे क्यों चिल्ला रहे होते, आप धरना क्यों दे रहे हो? जब सुप्रीम कोर्ट आपको ओपन चैलेंज कर रहा है तो आओ ना कोर्ट के सामने, टेक्नीशियन लेके आओ और ईवीएम को हैक करके दिखा दो। कोई भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पार्टी या कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट भी नहीं आया ये बोलने के लिए या चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं ईवीएम को हैक करके दिखाऊंगा। हाँ, एक केस जरूर हुआ था जिसमें ईवीएम जैसे ही किसी मशीन को हैक करके दिखाया गया था। लेकिन गाइस आप समझो ना कि आप ओरिजिनल ईवीएम को हैक करो ना, डुप्लीकेट मशीन बना के उसको हैक करने का क्या मतलब है? इसका जब पूरा कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसको प्योरिटी से बना रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ही ईवीएम को लेके आओ और उसको हैक करके दिखाओ, तब तो आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप एरी गरी कोई भी मशीन उठा के ला रहे हो और उसको किसी से हैक करा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीजों की जानकारी लेने के बाद तो मुझे लगा कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है, बस जो आदमी हार जाता है वो हल्ला मचाने लगता है। तो गाइस सुनी सुनाई बातों में मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि ईवीएम हैक कैसे हो सकती है और खुद से पूछो। और अगर कोई व्यक्ति आपसे इसके बाद भी बोलता है तो उसको ये वीडियो दिखाओ कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद तू मुझे बता कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे कोई भी सिक्योरिटी ग्लिच है कि इस ग्लिच को पार करके ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। जय हिंद, जय फाइनेंस।